नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम बाल विकास, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो आगामी शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में पूर्णतः से अंगों की ओर चलते हैं। यह शिक्षण कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन से 1 से 10 तक आप लोग को शिक्षण कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। यह आपके एग्जाम में 30 नंबर का आता है। शिक्षण कौशल, बाल विकास और जीवन कौशल ये 10-10 नंबर के आते हैं। टोटल 30 नंबर का वेटेज होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में पूर्णतः से अंगों की ओर चलते हैं। दृष्टांत विधि, शिक्षण विधि, विश्लेषणात्मक विधि या निगमन विधि। तो किस विधि में पूर्णता से अंगों की ओर चलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक विधि, यानी विश्लेषणात्मक विधि में पूर्णता से अंगों की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है। यानी जो मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है यह बताना है। मूर्त वस्तुएं, शिक्षण का सूत्र, अमूर्त वस्तुएं या वस्तु विधि। तो मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है, ये शिक्षण का एक सूत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है, तो ये बताएंगे शिक्षण का एक सूत्र है। नेक्स्ट देखते हैं 3, ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन क्या है। जो ज्ञान प्रदान किया जाता है उसका सबसे सरल साधन क्या है। अमूर्त वस्तुएं, मूर्त वस्तुएं या शिक्षण का सूत्र, और फोर्थ दिया हुआ निगमन विधि, यानी निगमन की विधि जो होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन है मूर्त वस्तुएं। जो ज्ञान प्रदान किया जाता है उसके लिए सबसे सरल साधन है मूर्त वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ज्ञान की शुरुआत के लिए किस विधि की सहायता ली जाती है। जो ज्ञान की शुरुआत होती है उसके लिए किस विधि की सहायता ली जाती है। मूर्त वस्तुएं, दृष्टांत विधि, वस्तु विधि या शिक्षण विधि। तो ज्ञान की शुरुआत के लिए किसकी हेल्प ली जाती है, ये वस्तु विधि की सहायता या हेल्प ली जाती है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वस्तु विधि का दूसरा स्वरूप किसे माना जाता है। जो वस्तु विधि होती है उसका दूसरा स्वरूप किसको मानते हैं। निगमन विधि, आगमन विधि, शिक्षण विधि या दृष्टांत विधि को। तो वस्तु विधि का दूसरा स्वरूप है दृष्टांत विधि, यानी जो वस्तु विधि होती है उसको दूसरा स्वरूप किसको माना जाता है, दृष्टांत विधि को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दृष्टांत विधि में किस प्रकार से ज्ञान प्रदान किया जाता है। देखकर, सुनकर, देख और सुनकर या इनमें से कोई नहीं। तो दृष्टांत विधि में किस प्रकार से ज्ञान प्रदान किया जाता है, दृष्टांत विधि में देखकर ज्ञान प्रदान किया जाता है। दृष्टांत विधि यानी दृष्ट मीन्स क्या होता है, देखना। तो दृष्टांत का मतलब यानी देखकर ज्ञान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दृश्य और श्रव्य दृष्टांतों में स्पष्टीकरण के लिए किन किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है। जो दृश्य और श्रव्य दृष्टांत होते हैं उनके स्पष्टीकरण के लिए किन किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है। चित्र, मानचित्र, चित्रपट या ये सभी। तो दृश्य श्रव्य दृष्टांतों के स्पष्टीकरण के लिए इसको शामिल किया जाता है, चित्र को, मानचित्र को, चित्रपट को, यानी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब बालक कुछ कुछ अनुमान की स्थिति में होता है तथा वस्तु व ज्ञान भी समझने लगता है, तब किस विधि का सहारा लिया जाता है। यानी जब बालक कुछ कुछ अनुमान की स्थिति में होता है तथा वस्तु व ज्ञान भी समझने लगता है, तब किस विधि का सहारा लिया जाता है। व्याख्यान विधि, कथन विधि, दृष्टांत विधि या शिक्षण विधि। तब किस विधि का सहारा लिया जाता है, कथन विधि का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किस विधि में छात्र अधिकांशतः एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में होते हैं।
यानी कौन सी विधि है जिसमें छात्र एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में होते हैं? वस्तु विधि, शिक्षण विधि, कथन विधि या दृष्टांत विधि। तो किस विधि में निष्क्रिय श्रोता के रूप में होते हैं? कथन विधि में जो छात्र होते हैं वो निष्क्रिय श्रोता के रूप में होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कथन विधि की सहचरी के रूप में किस विधि को रखा जाता है? जो कथन विधि होती है उसके सहचरी के रूप में किस विधि को रखा जाता है? कथन विधि, व्याख्यान विधि, आगमन विधि या निगमन विधि। तो कथन विधि की सहचरी के रूप में किस विधि को रखा जाता है? ये रखा जाता है व्याख्यान विधि को। बी ऑप्शन राइट होगा। तो ये थे 10 क्वेश्चन शिक्षण कौशल से रिलेटेड। ये 10 नंबर का आपके एग्जाम में आता है शिक्षण कौशल। और नेक्स्ट आपको मिलेंगे 11 से 20 तक बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समुदाय में किसी प्रकार की अपराध करने की प्रवृत्ति हो तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ये बताना, यदि किसी समुदाय में किसी प्रकार की अपराध करने की प्रवृत्ति हो तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? वयस्क पर, महिलाओं पर, बच्चों पर या युवाओं पर। तो ये प्रभाव किस पर पड़ेगा? ये प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर। यानी किसी समुदाय में अपराध करने की प्रवृत्ति होगी तो इसका प्रभाव सीधा किस पे पड़ेगा? बच्चों के ऊपर पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सामाजिक आर्थिक स्तर तथा बुद्धि लब्धि में सामान्यतः कैसा संबंध पाया जाता है? जो सामाजिक आर्थिक स्तर तथा बुद्धि लब्धि में कैसा संबंध पाया जाता है ये बताना है। सह संबंध, योगात्मक अंतर, पक्षपातात्मक अंतर या इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसा संबंध पाया जाता है? ये पाया जाता है सह संबंध। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 13। जाति से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नता को कैसे दूर किया जा सकता है? जो जाति से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको कैसे दूर किया जा सकता है? पूर्वाग्रहों को हटाकर, पूर्व धारणाओं को हटाकर, नकारात्मक मनोवृत्तियों से परे या ये सभी। तो जाति से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नता को कैसे दूर किया जा सकता है? पूर्वाग्रहों को हटाकर, पूर्व धारणाओं को हटाकर, नकारात्मक मनोवृत्तियों से परे। यानी उपरोक्त सभी के द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नता को हटाया जा सकता है। यानी जाति से रिलेटेड व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको इन सभी से हटाया जा सकता है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। धर्म एवं समाज में कैसा संबंध पाया जाता है? जो धर्म और समाज है उसमें कैसा संबंध पाया जाता है? अपूर्णता का, पूरकता का, समानता का या मनोवृत्तियों का। तो ये कैसा संबंध पाया जाता है धर्म एवं समाज में? ये पूरकता का संबंध पाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। धर्म एवं समाज में कैसा संबंध पाया जाता है ये बताना है। तो ये उसका राइट आंसर होगा, पूरकता का संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 15। धर्म व्यक्ति के किन मूल्यों को नियंत्रित करता है? नैतिक मूल्य एवं आचरण, मूल्य, संवेदना या संभाग। तो धर्म व्यक्ति के किन मूल्यों को नियंत्रित करता है? ये नियंत्रित करता है नैतिक मूल्य एवं आचरण को। अगर पूछ लिया जाए नैतिक मूल्य एवं आचरण किसको नियंत्रित करते हैं तो धर्म व्यक्ति के नैतिक एवं मूल्य एवं आचरण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। संसार का कोई भी धर्म क्या सिखलाता है? जो धर्म है वो संसार के कोई भी धर्म है वो क्या सिखलाते हैं? प्रेम, बंधुत्व, मानवता या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता किस कारण से होती है? ये दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता किस कारण से होती है? रंग, आकार, शारीरिक या ये सभी। तो दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता क्या? ये सभी। यानी रंग के कारण भी होती है, आकार के कारण भी होती है और शारीरिक के कारण भी होती है। अगर दिया होता बुद्धि तो बुद्धि के कारण भी, वहाँ पे बुद्धि नहीं होगा, शारीरिक भिन्नता पूछा गया तो रंग, आकार और शारीरिक। ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता क्या दो व्यक्तियों की बुद्धि समान हो सकती है, तो दोनों व्यक्तियों की बुद्धि समान नहीं हो सकती, यानी किसी की सोचने विचारने की क्षमता अलग होगी और दूसरे की सोचने विचारने की क्षमता अलग होगी। बालकों की अभिवृत्ति के निर्धारण में किसका अधिक योगदान होता है? जो बालकों की अभिवृत्ति का निर्धारण किया जाता है उसमें किसका सबसे अधिक योगदान होता है? पारिवारिक वातावरण के, विद्यालयी वातावरण का, सामाजिक वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं? तो बालकों की अभिवृत्ति के निर्धारण में सबसे अधिक योगदान होता है परिवार का, यानी पारिवारिक वातावरण का। जैसा जैसा परिवार होता है, जिस परिवेश में बच्चा जो परिवार का परिवेश होता है उसमें पलता है, उसी तरीके से वो उसको सीखता जाता है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट परिवार का पड़ता है बालक के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहाँ पे परिवार न दिया होता तब लगा देते सामाजिक वातावरण, यानी परिवार के बाद आता है आसपास, यानी पास पड़ोस जो होता है उसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पारिवारिक वातावरण, ऑप्शन में है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। व्यक्तित्व भिन्नता, जो व्यक्तित्व भिन्नता है का आधार पर बालक प्रायः कैसे होते हैं? जो व्यक्तित्व भिन्नता की पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है उसके आधार पर बालक किस प्रकार के होते हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, या ये सभी? तो ये बालक कैसे होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी भी होते हैं, उभयमुखी भी होते हैं, यानी ए सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी किसने बताया है? ये युंग महोदय ने बताया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये बाल विकास से रिलेटेड 10 क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्यक्तिक भिन्नता के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम, आयु एवं बुद्धि, लैंगिक भिन्नताएं यानी विभिन्नताएं, या ये सभी? तो व्यक्तिक भिन्नता के प्रमुख कारण है वंशानुक्रम, आयु एवं बुद्धि, लैंगिक विभिन्नताएं। डी ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? सही हो जाएगा। तो व्यक्तिक विभिन्नता के कारण होते हैं वंशानुक्रम, आयु एवं बुद्धि, लैंगिक विभिन्नताएं। ये थे बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन आपने देखे शिक्षण कौशल से। अब 21 से 30 तक देखेंगे जीवन कौशल से रिलेटेड। आप लोग अपनी स्कोरिंग भी करते रहिएगा, देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, भावात्मक समझ का मूल अर्थ क्या है? खुद के व्यक्तित्व को समझना, पास पड़ोस में खुद को स्थापित करना, अन्य लोगों को समझना, या उपरोक्त सभी? तो भावात्मक समझ का मूल अर्थ क्या है? अन्य लोगों को समझना। यहाँ पे भावात्मक समझ का मूल अर्थ होगा अन्य लोगों को समझना। सी ऑप्शन सही होगा। और जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भावात्मक समझ को किस प्रकार सीखा जाता है? जो भावात्मक समझ है उसको किस प्रकार से सीखा जाता है? योजना बनाकर, शिक्षा से, अभ्यास या प्रयास द्वारा, या संवाद के द्वारा? तो भावात्मक समझ को किस प्रकार सीखा जाता है? अभ्यास या प्रयास के द्वारा। जो भावात्मक समझ है उसको अभ्यास या प्रयास के द्वारा सीखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 23। भावात्मक समझ से किस प्रकार के व्यवहार का विकास होता है? ये बताना है भावात्मक समझ से किस प्रकार के व्यवहार का विकास होता है? नकारात्मक, सकारात्मक, निषेधात्मक, या अव्यवहारात्मक, समेकित? तो ये जो भावात्मक समझ से होता है सकारात्मक व्यवहार का विकास। किसका विकास होता है? सकारात्मक व्यवहार का विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सकारात्मक व्यवहार व्यक्ति को किस प्रकार मदद पहुंचाता है? यह आत्मबल को प्राप्त करने में मदद करता है, यह मनोबल को प्राप्त करने में मदद करता है, यह आत्मबल और मनोबल दोनों को प्राप्त करने में मदद करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सकारात्मक व्यवहार व्यक्ति को किस प्रकार मदद पहुंचाता है? यह आत्मबल और मनोबल दोनों को प्राप्त करने में मदद करता है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। निर्णय लेने के लिए,
यानी निर्णय लेने के अंतर्गत कौन से दो तत्व शामिल हैं। अगर दे दिया निर्णय लेने के लिए कौन से दो तत्व शामिल किए गए हैं। ए है समस्या के बारे में सोचना, बी दिया हुआ है समस्या के प्रति संवेदना को व्यक्त करना, सी है विकल्पों के अभाव में समस्या का समाधान करना, डी है समस्या समाधान के उपायों की अवहेलना करना। तो निर्णय लेने के अंतर्गत कौन से दो तत्व शामिल हैं। समस्या के बारे में सोचना, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक आंसर मिल गया हमको, समस्या के बारे में सोचना, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निर्णय लेते वक्त किस विचार या मनोस्थिति से दूर रहना चाहिए। आत्मसम्मान, भावुकता, आत्मनिश्चय, आत्मनिर्णय क्षमता। तो निर्णय लेते वक्त किस विचार या मनोस्थिति से दूर रहना चाहिए। भावुकता से, यानी भावुकता जो होता है उससे दूर रहना चाहिए। अगर कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो ये उस वक्त पे भावुकता से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 27। पारस्परिक संबंध क्या होता है। यह एक समूह का संबंध होता है या विभिन्न लोगों का संबंध होता है, यह समूहों और विभिन्न लोगों के बीच का संबंध होता है, यह रचनात्मक समूहों का संबंध होता है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। पारस्परिक संबंध क्या होता है। यह समूहों और विभिन्न लोगों के बीच का संबंध होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक अच्छे पारस्परिक संबंध वाले व्यक्ति का व्यवहार जो है कैसा होता है। एक अच्छे पारस्परिक संबंध वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है। मैत्रीपूर्ण, दोषपूर्ण, योजनागत या वैमनस्यतापूर्ण। तो ये कैसा होगा। ये मैत्रीपूर्ण होता है। एक अच्छे पारस्परिक संबंध वाले व्यक्ति का व्यवहार मैत्रीपूर्ण होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तनाव का सामना करने में शारीरिक उपायों के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं। व्यायाम, योग, सैर या ये सभी। तो तनाव का सामना करने में शारीरिक उपायों के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आएंगी। व्यायाम भी आएगा, योग भी आएगा और सैर भी आएगा, जिसको मॉर्निंग वॉक बोलते हैं। यानी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये थे जीवन कौशल से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तनाव कम करने में कौन सी मानसिक उपाय आते हैं। यानी तनाव को कम करने में कौन से मानसिक उपाय आते हैं। सकारात्मक सोच, कम बोलना, किसी प्रिय से तनाव में बातें ना करना, या उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन से उपाय आते हैं। सकारात्मक सोच आता है, कम बोलना आता है, किसी प्रिय से तनाव में बातें ना करना ये भी आता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। और जो लोग भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। और जिसने भी अभी तक सुपर टेट या केवीएस से रिलेटेड, DSSP और सीटेट से रिलेटेड क्लासेस नहीं देखी हैं, ये सारी क्लासेस हमने प्लेलिस्ट में पिनअप कर दी हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं।